नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय बजट में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपए के प्रावधान पर सीएम धामी ने पीएम और वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद। कहा, निसंदेह राज्य में रेल सुविधाओं का होगा विस्तार। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना का बीजेपी नेताओं और मंत्रियों पर बड़ा आरोप। कहा, भर्ती और पेपर लीक घोटालों के पीछे बीजेपी नेताओं का हाथ। घोटालों की सीबीआई जांच की मांग। हल्द्वानी में पानी के टैंकरों पर टैक्स को लेकर हंगामा। टैंकर स्वामियों ने किया परिवहन विभाग कार्यालय का घेराव। आरटीओ ने दिया आश्वासन, व्यक्तिगत कार्यों के इस्तेमाल पर नहीं लगेगा टैक्स। उत्तराखंड में प्रदूषण कम करने को लेकर परिवहन विभाग ने कसी कमर। ग्रीन एनर्जी पर फोकस। 10 साल से ज्यादा पुराने ऑटो और विक्रम पर लगेगी रोक। और बर्फ से लगदा जन्नत जैसा दिख रहा ओली की वादियों का खूबसूरत नजारा। फिर पर्यटकों के गुलजार होने का लगा ओली। बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे पर आई मुस्कुराहट। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री का धन्यवाद अदा किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का विशेष धन्यवाद और आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि इसे निसंदेह केंद्रीय बजट में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपए के प्रावधान पर सीएम धामी ने पीएम और वित्त मंत्री को दिया धन्यवाद। साथ ही कहा कि निसंदेह राज्य में रेल सुविधाओं का विस्तार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए केंद्रीय बजट में 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद आभार जताया है। केंद्रीय बजट में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपए के प्रावधान। और इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। श्रीनिवास जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो केंद्रीय बजट अभी आया उस पर धन्यवाद अदा किया है, क्योंकि रेल सुविधाओं को विकास के लिए एक अच्छा बजट दिया गया है, उसके लिए धन्यवाद दिया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको जो पद दिया, कई बार बहुत सी महिलाओं को शिकायत होती है कि मुझे बार-बार आए हैं। मैं सबका मुख्य सेवक सदन है, इसका नाम पहले जनता दर्शन हॉल होता था, इसका नाम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में रेल सुविधाओं के विकास के लिए बजट का प्रावधान किए जाने के लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का धन्यवाद दिया है। केंद्रीय बजट में रेल सुविधाओं के विकास के लिए 5004 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और इस खबर पर एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ एसएन पंत। श्रीनिवास जी, रेल सुविधाओं के विकास के लिए यहां पर बजट की घोषणा की गई है, जिसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का शुक्रिया अदा किया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, स्फूर्ति, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा किया है, वित्त मंत्री का शुक्रिया अदा किया है और प्रधानमंत्री का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के जनमानस की ओर से वो शुक्रिया अदा करते हैं। दरअसल उन्होंने 5004 करोड़ के लिए शुक्रिया अदा किया है। रेलवे के अवस्थापना विकास के लिए, नई रेलवे के लाइन के लिए, रेलवे स्टेशन के विस्तारीकरण के लिए, सौंदर्यकरण के लिए, क्योंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 24 कोच वाली ट्रेन को पहुंचाना है। हर्रावाला रेलवे स्टेशन का विकास
विकास होना है और विस्तार होना है, इसके लिए जो अधिग्रहण की व्यवस्था है उसको पूरा किया जाना है, इनके सौंदर्यकरण का काम किया जाना है, जिसके लिए 5,004 करोड़ का बजट उत्तराखंड सरकार को अलॉट किया है, यानी उत्तराखंड के परिदृश्य में अलॉट किया है। यानी रेलवे अपने 5,004 करोड़ के बजट से उत्तराखंड के 11 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जहां पर उसका विस्तारीकरण, निर्माण का काम और उसके सौंदर्यकरण का, अधिग्रहण का काम किया जाएगा इस बजट से, जिससे देहरादून और हरिद्वार जो सिंगल रेलवे ट्रैक है उसको डबल ट्रैक बनाया जाएगा। राजधानी देहरादून का जो मुख्य मकसद है देहरादून में, क्योंकि उत्तराखंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ऐसे में उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 12 माह से चले, इसके लिए ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट काम कर रहा है और ऐसे में राजधानी देहरादून में डबल लेन की आवश्यकता है। हरिद्वार से देहरादून डबल लेन ट्रैक डाला जाएगा और इसके साथ ही साथ हरिद्वार से देहरादून आने वाली जो ट्रेन है उसमें कोचों की संख्या अभी वर्तमान में 18 है, उसको बढ़ा करके 24 किया जाना है। 24 कोच वाली ट्रेन के लिए जो अलग से रेलवे स्टेशन का विस्तार होना है वो देहरादून का जो मुख्य रेलवे स्टेशन है उसके बजाय हर्रा वाला जो रेलवे स्टेशन जो राजधानी देहरादून से 8 किलोमीटर पहले पड़ता है, उस छोटे से स्टेशन का विस्तारीकरण करने के बाद 24 कोच की ट्रेन को वहां पर लाया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने शुक्रिया अदा किया उत्तराखंड के जनमानस की ओर से। जी श्रीनिवास जी, इसी के साथ में जो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट योजना से राज्य के स्थानीय उत्पादों को भी प्रोत्साहन मिलेगा, उसके बारे में कुछ बताइए कि ये योजना किस तरीके से कार्य करेगी। बिल्कुल स्फूर्ति, देखिए उत्तराखंड के मोटे अनाज को ब्रांड बनाने के लिए प्रधानमंत्री ने 26 जनवरी के मौके पर इस बात के लिए खास तौर पर तवज्जो भी दिया था और ये कहा था कि मोटा अनाज जो कुपोषण को दूर करता है, आयरन की कमी को दूर करता है, महिलाओं की तमाम जो समस्याएं होती है उसको दूर करने में कहीं ना कहीं रामबाण का प्रयोग करता है। इसको लेकर के उन्होंने कहा था कि मोटे अनाज जो हिमालयी बेल्ट है जिसमें उत्तराखंड खास तौर पर है, चाहे वो मंडुआ हो, जंगोरा हो, कोदा हो, कनाली है या राजमा है या मोटी दालें हैं, अनाज है, इसका एक स्टॉल लगाया जाएगा, इसकी ब्रांडिंग देश और दुनिया में की जाएगी। इसके लिए बाकायदा जब रेलवे स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा तो एक स्टेशन पर एक उत्पाद, उदाहरण के लिए अगर देहरादून में बासमती का चावल होता है तो देहरादून के रेलवे स्टेशन पर उस प्रोडक्ट को यानी बासमती के चावल को वहां का ब्रांड बना करके उस स्टेशन की शान बनाया जाएगा, उसकी ब्रांडिंग होगी, उसके इम्प्लीमेंटेशन होगा और ऐसे ही जब आप दूसरे स्टेशन पर पहुंचेंगे तो वहां पर पहाड़ी गहत की दाल का ब्रांडिंग मिलेगी, तीसरी जगह पर जाएंगे तो पहाड़ी गहत की जो टुमड़ी आलू होता है उसकी ब्रांडिंग मिलेगी, ऐसे ही मंडवे की ब्रांडिंग मिलेगी। तो कुल मिलाकर के उत्तराखंड के तमाम स्टेशनों में जो मिलेट जिसको कहा जा सकता है मोटे अनाज की ब्रांडिंग के लिए वन स्टेशन वन उत्पाद का कार्यक्रम लॉन्च किया जाएगा। जी श्रीनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का राहुल गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को लेकर दिए बयान के बाद कांग्रेस मुखर हो गई है। प्रदेश भर में उनके पुतले भी दहन किए जा रहे हैं। जोशी के बयान को लेकर भाजपा ने किनारा कर लिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर उनके बयान को निजी बयान बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी नसीहत देते हुए कहा है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया है, ऐसे में उनके लिए ऐसे बयानों से बचना चाहिए। इंदिरा जी हों चाहे राजीव जी हों, उन्होंने देश को कुछ दिया है, उन्होंने देश को देने के लिए बहुत प्रयास किए हैं और किसी के लिए भी ऐसी भाषा कोई भी हो, मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। एक लोकतंत्र का भी तकाजा है और एक भारत की संस्कृति का भी हिस्सा है कि कोई भी जब नहीं रहता, जब जीवित नहीं होते हैं तो उनकी विचारधारा के आधार पर तो आलोचना हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत उनके बारे में उनकी आलोचना नहीं की जाती है, कम से कम उनकी बुराई नहीं की जाती है। कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राज्य में जो भर्ती घोटाला हुआ है, जो पेपर लीक घोटाला हुआ है, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का और मंत्रियों का हाथ है। ये बात इस चीज से साबित हो रही है कि राज्य में एक के बाद एक करके भर्ती घोटाले हुए हैं, जिसके जितने भी अभियुक्त हैं उनकी एक के बाद एक जमानत हो रही है। वहीं दिखावे के लिए रोज ये सुनने में आता है कि मुख्यमंत्री हो रहे घोटाले के कारण नाराज हो गए हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की नाराजगी का किसी पर असर नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ये मांग रही है कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में सीबीआई के द्वारा इस मामले में जांच होनी चाहिए।
राज्य में जो भर्ती घोटाला हुआ है, राज्य में जो पेपर लीक का घोटाला हुआ है, इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सत्ताधारी दल के नेताओं का, और उसमें मंत्री भी हो सकते हैं और बड़े लोग भी हो सकते हैं, उनका हाथ है। ये बात इस बात से साबित हो रही है कि राज्य में एक के बाद एक भर्ती घोटाले के जो प्रमुख अभियुक्त हैं उनकी जमानत हो रही है। पैरवी नाम की कोई चीज नहीं हो रही है। दिखावे के लिए रोज छपता है कि मुख्यमंत्री बड़े नाराज हो गए, लेकिन मुख्यमंत्री जी की नाराजगी का किसी पर असर नहीं हो रहा है। हल्द्वानी में नैनीताल जिले के कांग्रेस पदाधिकारियों के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के संबंध में तैयारियों को लेकर विस्तार से बैठक हुई। बैठक में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और इस यात्रा के संयोजक प्रकाश जोशी मौजूद रहे। बैठक में नैनीताल जिले के सभी पदाधिकारी और ब्लॉक अध्यक्ष को हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सफल बनाने के लिए जिम्मेदारियां सौंपी गई। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की यात्रा से प्रेरित होकर उत्तराखंड में निकाली जा रही है, जो कि नैनीताल जिले में घर घर जाकर न सिर्फ जनसंपर्क करेगी बल्कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी को लेकर जन जागरूकता फैलाई जाएगी। कांग्रेस ने हमेशा एकता का संदेश दिया है, भाईचारे का संदेश दिया है और कौमी एकता का संदेश दिया है, और इसी संदेश को लेकर अब जाना चाहते हैं बूथ स्तर तक। ब्लॉक इकाइयाँ हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो हमारे सदस्य हैं, जो हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक हैं या पूर्व विधायक हैं, जो हमारे पदाधिकारी हैं, वो जाएंगे, बूथ स्तर तक जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और वहाँ पर हम अपने कांग्रेस के योगदान के बारे में, कांग्रेस की भूमिका के बारे में, कांग्रेस का जो इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम का, उसके बारे में बताएंगे। और हम ये भी बताएंगे कि कांग्रेस ने आज़ादी के बाद देश के निर्माण में, देश के विकास में क्या भूमिका रही है। यात्रा थी, जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी स्पष्ट किया कि वो एक वैचारिक यात्रा थी, आध्यात्मिक यात्रा थी, देश को समझने की यात्रा थी। वो एक अलग संकल्प के साथ वो यात्रा थी। ये यात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम है, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, जिसमें कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हर बूथ पर और उस बूथ के हर घर में जाकर और एक एक घर जाके जनसंपर्क करके, लोगों से मिल के, दरवाजे को खटखटा के, और जो भी उस घर में, उस घर के स्वामी हैं, उस घर के लोग हैं, उनसे बातचीत करने का एक कार्यक्रम है, उनसे संपर्क करने का। इस तपस्वी भाव से, तपस्या त्याग भावना से राहुल जी ने भारत जोड़ो यात्रा का सफल संचालन करा। उनके नेतृत्व में हजारों लाखों लोगों ने उसमें सहभागिता, प्रतिभागिता करी। उसी श्रृंखला में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, बूथ बूथ, घर घर तक उनका संदेश, एक केंद्रीय चार्जशीट, एक प्रांतीय चार्जशीट, और अभी मैं सुझाव देने वाला हूँ विधानसभा वार भी चार्जशीट बनाकर वहाँ पे भेजनी है। और हर घर पे जब कांग्रेस का कार्यकर्ता पहुँच जाएगा, आज कठिनाई का समय जनता के सामने, चरम सीमाएं पार कर चुकी महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती माफिया इस प्रदेश पे हावी है। जोशीमठ पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने अपने गढ़वाल भ्रमण कार्यक्रम के तीसरे दिन जनपद टिहरी को सिंचाई, सड़क और पंचायती राज विभाग की 13 करोड़ 12 लाख 85 हजार की 11 विकास योजनाओं की सौगात देने के अलावा पंचम विकास वित्तीय आयोग से प्राप्त 12 करोड़ 46 लाख की धनराशि की वित्तीय छमाही किस्त का ग्राम पंचायतों के खातों में ऑनलाइन हस्तांतरण किया। इस दौरान उन्होंने टिहरी बांध पुनर्वास समस्याओं को लेकर स्थानीय विधायकों के साथ बैठक कर उनके निराकरण के लिए मंथन भी किया। साथ ही पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा निर्गत धनराशि को प्रभावित विस्थापित परिवारों को समय पर वितरित न किए जाने पर सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बैठक के दौरान अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। नहीं होगा किशोर जी, जैसे मेरे पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए और ये सब लोग आए, गांव के आए, मैंने उसी समय आपसे कहा था कि मैं आऊंगा, और ये भी आपसे मैंने अपेक्षा की थी कि भाई इस भूख हड़ताल को आप जो आप कर रहे हैं, वहाँ हड़ताल कर रहे हैं, तो उसको आप हटा देंगे। तो मेरा कहना, आपका हमने मामला टेकअप कर लिया है, और मंत्री जी जब सीरियस हैं तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चले जाएंगे और आप उठ जाइए। पैसा महिलाओं को बता दीजिए, आपके मामले को लेकर हमने केंद्र सरकार से बात करनी है, मंत्री जी से बात करनी है, उसका समाधान करना है, और जो भी समस्याएं हमारे सामने आती रहेंगी हम उसका निराकरण करते रहेंगे। जितनी भी एप्लीकेशंस मेरे पास आई, मैंने के सारी की सारी फॉरवर्ड कर दी हैं।
देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, रुड़की में डीजल से चलने वाले 10 साल पुराने ऑटो विक्रम 31 मार्च 2023 के बाद सड़कों से बाहर दिखाई देंगे। वहीं आरटीओ संभागीय परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना है। 10 साल पुराने डीजल से चलने वाले विक्रम बंद होंगे और BS6 मानक CNG इलेक्ट्रिक हाइब्रिड वाले विक्रम शहर में चलेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि पॉल्यूशन को कम करना और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य से हम लोगों ने देहरादून शहर में जो विक्रम चल रहे हैं उनको रिप्लेस करने की बात हो रही है। उनके पास ऑप्शन है कि वो नई गाड़ी BS6 ले आए या इलेक्ट्रिक व्हीकल ले आए या CNG वाली गाड़ी ले आए। इसके लिए उनको टाइम दिया गया है। अगर कोई विक्रम 10 साल से पुरानी है तो उसके लिए 31 मार्च 2023 का टाइम दे रखा गया है, और जो नए विक्रम हैं जो 10 साल से कम आयु वाले हैं उनके लिए 31 दिसंबर 2023 का टाइम नियत किया गया है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया है एक ब्रेक का। एक लघु फिल्म है। माननीय मुख्यमंत्री सहित सभी मंचासीन महानुभावों से अनुरोध है कि कृपया इसका अवलोकन करें, हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण वैश्विक परिदृश्य में आज भारत की स्थिति काफी मजबूत है। भारत की अपनी मजबूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की कहानी पूरे विश्व में धूम मचा रही है। भारत की प्रगति में उत्तर प्रदेश का योगदान काफी महत्वपूर्ण है। भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के कारण वैश्विक परिदृश्य में आज भारत की स्थिति काफी मजबूत है। भारत की अपनी मजबूत सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति की कहानी पूरे विश्व में धूम मचा रही है। भारत की प्रगति में उत्तर प्रदेश का योगदान काफी महत्वपूर्ण। आरटीओ साहब ने कहा जो हम ये आदेश दिया था जो मेरे द्वारा ही दिया गया था, लेकिन अब आप लोग आए हो तो हम इसको रद्द करते हैं और कोई भी टैंकर से, कोई भी काश्तकार से पानी के उसमें कोई टैक्स वसूला नहीं जाएगा, टैंकरों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो इसी उस पर सीपीयू से भी बात हुई, सीपीयू हमारे कप्तान साहब से भी बात हुई, तो उन्होंने भी कहा कि सीपीयू जो है कोई भी टैंकरों का कोई भी उनका चालान नहीं करेगी। गरीब परिवारों से टैंकर वाले जुड़े हुए हैं और जानवर इनके होते, काश्तकार लोग हैं सारे, और इनको क्या है कि बहुत परेशानी हो रही थी। आज अभी हम परिवहन विभाग में इस समय खड़े हैं और परिवहन विभाग ने हमको पूरा आश्वस्त किया है कि अब आगे से ऐसा नहीं होगा, कोई भी टैक्स वसूला नहीं जाएगा। अभी इन लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि हम लोग जो हैं मतलब टैंकर का अपने निजी उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, हम कोई कमर्शियल यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हमारे द्वारा यही कहा गया है कि अगर जो भी नियमानुसार नहीं चलेगा सिर्फ उसी पे कार्रवाई की जाएगी, उसके अलावा अन्यथा किसी को भी परेशान नहीं किया जाएगा। और दूसरा, कमर्शियल में जो टैक्स लगाया गया है कोई नया नहीं है, ये हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्था है जो पुराने उससे चली आ रही है।
हल्द्वानी में परिवहन विभाग के कार्यालय में शहर में पानी वितरित करने वाले टैंकर स्वामियों ने उनके पानी के टैंकरों में व्यावसायिक टैक्स न लगाने की मांग की। इससे पूर्व टैंकर स्वामी प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जता चुके हैं। लिहाजा परिवहन विभाग टैंकर स्वामियों की मांग के आगे बैकफुट पर नजर आ रहा है। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में और व्यक्तिगत कार्यों के लिए का कहना है कि लंबे समय से वो किसान काश्तकार परिवार से जुड़े होने के चलते पानी की उपलब्धता के लिए टैंकर से पानी लाते हैं। ऐसे में पानी के टैंकर पर व्यावसायिक टैक्स लगाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। लिहाजा उन्होंने विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही कालाढूंगी विधायक से मुलाकात की, जिसके बाद अब आरटीओ द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। हल्द्वानी में अवैध निर्माण पर प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शिवालिक विहार में छापेमारी की है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने दमुआ ढूंगा के शिवालिक विहार में छापा मारते हुए बिना परमिशन से खोदे जा रहे बेसमेंट में खनन करते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। जेसीबी लगाकर बेसमेंट की खुदाई की जा रही थी। मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट ने काम रुकवाकर खनन विभाग के अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को बुलाया। बताया जा रहा है कि आवासीय नक्शा पास करने के कमर्शियल काम किया जा रहा था। लिहाजा सिटी मजिस्ट्रेट ने मौके पर छापेमारी कर कार्रवाई की। मैंने अपनी प्राधिकरण की टीम को निर्देशित कर रखा है कि वो अपने अपने एरिया में घूमते रहें और शुरुआती दौर पर जब शुरुआती दौर पर हो उसी समय कार्रवाई करें। तो आज ये शिकायत यहाँ से प्राप्त हुई थी कि बेसमेंट खुद रहा है, मौके पे जेसीबी लगी हुई है। तो जब हम लोगों ने यहाँ निरीक्षण किया है तो मौके पे जेसीबी भी है और इन्होंने जो नक्शा दिखाया है वो इनका आवासी में पास है। और फिलहाल अभी चूंकि सिर्फ बेसमेंट खोद रहे हैं तो नक्शे के बारे में स्थिति इसलिए स्पष्ट नहीं हुई कि ये बनाएंगे क्या, लेकिन बेसमेंट पास नहीं है तो उसके आधार पर हमारी उसमें कार्रवाई हो रही है। चूंकि बेसमेंट अगर अनुमति नहीं मिली है, ना तो खनन विभाग की अनुमति है ना प्राधिकरण की अनुमति है, तो उस पर जो हमारी कार्रवाई है वो हम कर रहे हैं यहाँ पर। सितारगंज के नानकमता और खटीमा विधायक क्षेत्र के अंतर्गत लोहिया हेड पावर हाउस कॉलोनी के पास नगरा तिराही मार्ग पर अस्थायी हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। हेलीपैड के लिए थोड़ी बहुत मिट्टी की आवश्यकता थी, जिसके नाम पर अवैध रूप से खनन किया जा रहा है और आवासीय मकानों के फाउंडेशन भरे जा रहे हैं। उपजिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट ने बताया कि हमारी तरफ से किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी गई है। एसडीएम को सूचना के पश्चात भी एसडीएम द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया। दिन दहाड़े अवैध रूप से लगातार खनन चल रहा है। इसमें छापेमारी भी कर रहे हैं और जैसे भी इनके पकड़ा इनके नियमानुसार इनके ऊपर जुर्माना भी आरोपित किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि वर्तमान में तहसील स्तर से कोई भी इनको अनुमति प्राप्त नहीं। काशीपुर के कुंडा थाना क्षेत्र के एनएच पर अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक सवार की काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। मृतक उदयवीर सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद का निवासी था, जो पिछले 8 वर्षों से काशीपुर में स्थित नैनी पेपर मिल में लैब में असिस्टेंट केमिस्ट के पद पर कार्य करता था। उदयवीर सिंह जसपुर ने रहने वाले अपने किसी रिश्तेदार की संस्कार में सम्मिलित होकर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो नेशनल हाईवे पर पहुंचा, तभी पीछे से आ रहे अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। उदयवीर सिंह को घायल अवस्था में काशीपुर के एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय लाया गया, जहां पहुंचने से पहले ही उदयवीर की मौत हो गई। जब वो यहाँ पे पेशेंट को लाया गया था, आरटीए का पेशेंट था वो, और अननोन के तौर पे आया था। अभी उसके परिजन आए हुए हैं, उससे पता चलता है कि उसके उदयवीर नाम से उदयवीर सिंह 35 ईयर ओल्ड एक मेल पेशेंट है और ये निर्मलपुर ठाकुर द्वारा का रहने वाला है। और एक्सीडेंट में इसको हेड इंजरी हुई है। हेड इंजरी से लगता है कि ईयर ब्लीड और नेजल ब्लीड था उसको पेशेंट को, और उसी वक्त वो मौके पे ही उसे लाते हुए मौत हो गई थी। यहाँ पे वो ब्रॉड डेड ही आया था। ओली बर्फ से लकदक होने के बाद अपनी खूबसूरती के साथ इस समय सजा हुआ है। स्कीइंग के लिए मशहूर
उत्तराखंड के ओली में नज़ारा कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। बर्फ की चादर से ढका ओली देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हालांकि उत्तराखंड में जोशीमठ की घटना के बाद लोगों में थोड़ा सा डर जरूर था, लेकिन ओली के एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार हो रहा है। हालांकि जोशीमठ के स्थानीय लोगों में दरारों का दर्द जरूर है, लेकिन पर्यटकों का जोश कम नहीं हुआ है। दूर दराज से पर्यटक ओली में मौसम का लुत्फ उठाने पहुंचे। बता दें कि ओली में इस वक्त करीबन 1 फीट के आसपास बर्फ जमी हुई है। यहां पहुंचे पर्यटकों का कहना है कि सभी लोगों को यहां जरूर आना चाहिए। पहले इसी रोपवे से भी आए हम आगे और भैया के साथ ट्रैकिंग गए थे ऊपर, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। तो काफ़ी लोग डर भी रहे जोशीमठ में उसकी वजह से, तो रोड अलग से जाती है, आप लोग आओ, कोई टेंशन नहीं है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे एक्टिविटीज़ करने के लिए। ओली में बहुत अच्छा व्यू है एंड नेचर बहुत अच्छी है यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है जो भी कि यहाँ ज़मीन खराब हो रही है एंड ऑल दैट। ओके, और हम लोग राजस्थान जयपुर से आए और हमारे साथ पूरा ग्रुप है और हमें बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। हम यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी जैसे कि अभी बताया जा रहा था जोशीमठ में जमीन दस रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ इंजॉय करने का माहौल है, बहुत सारे टूरिस्ट आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। आप भी आइए, इंजॉय कीजिए, फुल मजा है यहाँ पे। हमने मन बनाया और हम आए और हमने देखा इतना अच्छा नेचर हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। आप सब भी आइए, डरने की कोई बात नहीं है और सब कुछ सेफ है और हम इतने अच्छे तरीके से यहाँ एंजॉय करके जा रहे हैं। आप लोग भी आइए और एंजॉय कीजिए इस नज़ारे को। और हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा। बर्फ़बारी बहुत थी यहाँ और हमारे गाइडेंस जो थे संजय, उन्होंने हमें गाइड किया कि यहाँ से यहाँ तक क्या अलकनंदा पीछे दिख रही है। वहाँ पे जैसे भूमि की सबसे ऊंची वो है चोटी, उसको दिखाया और चारों तरफ बर्फ़ है। यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया, बहुत ज़्यादा हमें एडवेंचर करने को मिला। देखा कि जोशीमठ में कुछ इश्यूज आए थे, बट उसके बाद भी हमने मतलब यहाँ पर अपना विजिट का प्लान किया। काफ़ी अच्छा हमारा मतलब यहाँ पर हमारा व्यू रहा और हमें भी काफ़ी इंजॉय करके आए हैं। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं विश्व की सबसे खूबसूरत जगह ओली में, जिस ओली का दीदार करने के लिए यहाँ पर पर्यटक हर दिन पहुँचते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस वक्त ओली पर्यटकों से गुलजार हो पड़ा है। चारों तरफ बस दिखाई दे रहे हैं तो पर्यटक ही पर्यटक। और बड़ी बात तो यह भी है कि ओली में इस वक्त आधा फीट से अधिक बर्फ जमी हुई देखी जा सकती है। सामने की तस्वीरें मैं कैमरामैन साथी से गुजारिश करूंगा कि जरा दिखाएं। सामने की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, देख सकते हैं ओली की, जहां पर ऊपरी साइड में देख सकते हैं 1 फीट से अधिक बर्फ देखी जा सकती है। देख सकते हैं ताजी तस्वीरें हैं, ये ऊपर देख सकते हैं किस तरह से पर्यटक बर्फ के साथ खेलते हुए यहाँ पर साफ देखे जा रहे हैं। अगर सामने देख सकते हैं, यहाँ से पूरी पहाड़ियाँ देख सकते हैं किस तरह से पहाड़ियाँ इस वक्त बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं, जिस कारण ओली इस वक्त बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। कैमरामैन साथी रुपेश चौहान के साथ नवीन सिंह, ओली। इसी के साथ जन उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।